हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, सभी बच्चों को नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये जो सेशन होने वाला है, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, साउंड ओके आ रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ। चलो ठीक है, साउंड ओके है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डीडीए जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको पता है 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल का पार्ट आता है और कुछ मैकेनिकल का पार्ट आता है, और दोनों के 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, वहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है अच्छा खासा रखा गया है। और ये जो एग्ज़ाम है जिसका मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये 2018 का एग्ज़ाम है, यानी कि अब से 7 साल पुराना एग्ज़ाम है लगभग लगभग। और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रखा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइव और कमेंट करें, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको सही से दिखाई और साउंड भी बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलेगा, इसको हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, आज पार्ट 1 करेंगे और टोटल 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के आए थे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैकेनिकल के थे। कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निकल था वो 80 मार्क्स का था, उसमें 40 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिकल के थे और 40 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के थे। ठीक है, तो जो चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन का लेवल में बता दूं भाई, ये 2018 का एग्जाम है और जो भी आपका मैं कह दूं कि कॉन्सेप्ट बेस आया था, ऐसा नहीं था कि हल्के फुल्के लेवल का आया था, ठीक ठाक लेवल का आया था। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन बेसिक इलेक्ट्रिकल की आता है। देखो बेटा, मैं बता दूं आपको, आशीष वर्मा जी, बेसिक इलेक्ट्रिकल तो है नहीं था, अच्छे खासे लेवल का था। और मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ तो उसी के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ कि ठीक है, योर साउंड क्लियर। ठीक है, तो ठीक ठाक लेवल का आया था और ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, मैकेनिकल का तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल में भी अच्छे खासे लेवल का और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको दोनों ब्रांच का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और आगे जब लेवल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैकेनिकल टफ है और मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल टफ है। इसने पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन। तो शॉर्ट सर्किट लाइन, तो भाई आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है उसमें कोई शॉर्ट हो जाता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो पूछा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस चीज़ को दर्शाता है कि जब आपकी लाइन शॉर्ट हो जाए उसके बाद, आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपने कोई चीज़, जैसे कि मैं लाइट डाल रहा हूँ, उसका कितना परसेंट पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हुआ है, इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करता हूँ यहाँ पर, आवाज़ आ रही है आपके पास? ठीक है, चलिए, तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है उसे हम टो से डिनोट करते हैं, और ये आता है आपके पास भाई, अगर मैं बात करूं, कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे लग रहा था बाकी भी आओगे, खैर कोई नहीं। जेड एल माइनस के जेड नोट, और जेड नोट का मतलब जेड नोट, जेड जीरो। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का वो। लेकिन इसमें पूछा है कि शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट लाइन का मतलब है कि जब आपका शॉर्ट सर्किट लाइन का मतलब है जब लोड पे शॉर्ट सर्किट हो, तो दैट मीन्स जेड एल हो जाता है आपके पास जीरो। शॉर्ट सर्किट लाइन का मतलब है कि भाई आपके पास ना कोई, मैं बता दूं, आपके पास कोई चीज शॉर्ट होने का मतलब है कि किसी भी कंडक्ट, मान लो मैं इसको शॉर्ट कर दूं, ये बैटरी है आपके पास, मैं शॉर्ट कर दूं, क्या कर दूं, शॉर्ट, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है जीरो होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो भी जीरो हो गया, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया है, तो इसको अगर मैं जीरो माइनस के जेड नोट, ठीक है, और ये भी जीरो प्लस के
Z0, ये आपको पता है माइनस प्लस, तो जो आपके पास रहता है -1 रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है ना शॉर्ट सर्किट में या ओपन सर्किट में, तो कमेंट करके बोल सकता है। ठीक है, गुड इवनिंग, आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट फॉर इलेक्ट्रिकल। कोई बात नहीं बेटा, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, मेरा मानना यह है कि जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं ना, ठीक है, वो 12th करके आते हैं, और जो डिप्लोमा के आते हैं वो काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो हाई स्कूल के होते हैं, और काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो 12th के होते हैं। ये मैटर करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके सेम ही रहते हैं, चाहे आप ओम्स लॉ पढ़ लो, चाहे बेसिक में, चाहे काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से डील करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ना सबके सेम ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मैकेनिकल के हो और बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल डेफिनेटली समझ में आएगा, और चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो और मैकेनिकल से पढ़ रहे हो, मैकेनिकल पढ़ रहे हो, तो भी कॉन्सेप्ट आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसमें आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा अब पॉइंट पे आ जाते हैं। इसने पूछा है कि देखो, यहाँ तो मैं सवालों के जवाब दूंगा, कहने का मतलब यह है कि आपके पास डीडी का जो एग्जाम था, ये क्वेश्चन के लेवल को दर्शाता है, और क्वेश्चन का लेवल जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, कोई भी आपका क्वेश्चन का लेवल डिप्लोमा लेवल से ऊपर नहीं गया है, तो जेवी लेवल तक का ही उन्होंने रखा है। ठीक है, इसने पूछा कि जो ड्राई मोटर है यूज फॉर मिक्सचर और ग्राइंडर, मिक्सचर आपके घरों में यूज होता है और ग्राइंडर भी आपके घरों में यूज होता है, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। कौन सा यूनिवर्सल मोटर, ये क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखा है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ यहाँ पे, तो डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगा, कि जो एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट हो जाए उसी को हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। अब क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखा है भाई। तो जो भी आपके पास है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं आपके बहुत बेसिक लेवल के आ रखे हैं भाई आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हर चीज़ें डिटेल में तो बता नहीं सकता, उसके लिए तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मुझे मैकेनिकल ढंग से नहीं आती है, बेसिक समझ सकता हूँ, वेट हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ डीपली पढ़ना है तो उसके लिए लेक्चर देखने पड़ेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आ सकती है यार। जो चाहे डिप्लोमा इंजीनियर हो, बीटेक इंजीनियर हो, सब 10वीं और 12वीं पास करके ही इंजीनियर बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी वैसे ही रहते हैं। और चाहे आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो कॉन्सेप्ट वही पढ़ाए जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब आप जैसे कि मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उदाहरण ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बीटेक में ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे डिप्लोमा उसमें भी ओम्स लॉ पढ़ते हैं, जबकि ओम्स लॉ हम 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि वो उसका बेसिक फंडामेंटल है, इसलिए हमें ओम्स लॉ पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चाहे इसमें चाहे मैकेनिकल वाले आए चाहे इलेक्ट्रिकल वाले आए, तो बेसिक फंडामेंटल हर जगह पढ़ाया जाता है, और यहाँ तो आपको मिलेगा ही। खैर, पुष्पान जी, आर यू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ भाई, और मैं देख लेता हूँ आपने पता नहीं कौन से क्वेश्चन नंबर अगर रिफर करोगे आप, तो मैं नहीं जानता आपने कौन से क्वेश्चन की बात की है, क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और मुझे भी पता चल जाएगा। द कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शंस इन अ सिंगल फेज सर्किट। इसने पूछा कि जो कैपेसिटर का यूज, कैपेसिटर का मतलब हिंदी में बात करें संधारित्र, पावर फैक्टर करेक्शन इन अ सिंगल फेज सर्किट में, द लाइन करंट एंड द इंक्रीज द पावर फैक्टर। ठीक है, इसने पूछा है कि भाई पावर फेज जो आपके पास सिंगल फेज वो है आपके पास में क्या डिक्रीज रहता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की बात कर रहा है वो। तो लाइन करंट, द लाइन करंट एंड द इंक्रीज द पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूं कि किसकी, जो कैपेसिटर है यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, बिल्कुल किया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो वी आई कोस फाई आपने पढ़ा होगा पावर के लिए। ठीक है, और सिंगल फेज सर्किट के लिए ना जो लाइन करंट और इंक्रीज द पावर फैक्टर, तो कहने और बोथ लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, अगर मैं यहां से बात करूं पावर फैक्टर लाइन करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है,
भाई अगर मैं करंट की बात करूं, यहां से लाइन करंट ये मैं ले रहा हूं, चलो इसी के रेफरेंस पे लेता हूं, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, I इजकल टू पी अपॉन के वी कोस फाइव, ये चीज हो जाती है। ये कहता है करंट। इसने बोला कि जो करेक्शन रहता है आपके पास, ठीक है, वो लाइन करंट और इंक्रीज द पावर फैक्टर। अगर मैं पावर फैक्टर को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए रहता है बेसिकली। अगर आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहे हो तो आपकी लाइन करंट कम होती है। कम करंट का मतलब ये रहता है कि अगर करंट को आप कम कर रहे हो, करंट को ऐसे समझो जैसे किसी पाइप से ना पानी भेज रहे हैं, ठीक है, और आपको ज्यादा क्वांटिटी में पानी भेज रहा है तो आपको उस पाइप का साइज कम करना पड़ेगा, और पानी ज्यादा भेजना है तो पाइप का साइज बढ़ाना पड़ेगा। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिकल में लागू होता है कि अगर आपको करंट जितनी ज्यादा भेजनी है तो आपको कंडक्टर का साइज बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके छोटे साइज में भेज दोगे आप। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ। यहाँ पे इसने पूछा कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, पावर फैक्टर के, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है आपके पास, ज्यादातर अधिकतर जो लोड रहता है आपके पास कैसा रहता है भाई, इंडक्टिव। क्या रहता है, इंडक्टिव। और मोस्टली जो लोड रहते हैं आपके पास इंडक्टिव रहते हैं, और उसके करेक्शन के लिए हम कैपेसिटर लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसने पूछा है कि द सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज द लाइन करंट, तो लाइन करंट तो डिक्रीज होगी अगर पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहा हूं, एंड इंक्रीज द पावर फैक्टर। तो जब भी आप कैपेसिटर लगाओगे तो आपका पावर फैक्टर इंक्रीज होगा और लाइन करंट कम होगी आपकी कैपेसिटर को लगाने से। क्लियर है? चलिए, फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, तो भाई आप बता देना जरा सा भी अगर कंफ्यूजन हो तो। चलिए ठीक है, बाकी आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी लेक्चर मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। इसने पूछा इन विच फॉल्ट जीरो सीक्वेंस करंट डू नॉट एग्जिस्ट। इसने पूछा कि जीरो सीक्वेंस करंट, ये पूछा है इसने, किस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं बता दूं भाई, लाइन टू लाइन में। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब लाइन टू लाइन फॉल्ट करे, तीन फेज होते हैं आपके पास, आर वाई और बी, आर वाई बी, तो इनका शॉर्ट हो गया आपके पास, इनका अगर शॉर्ट हो गया तो आपका तीसरा फेज आपका अनअफेक्टेड रहता है। और मैं बता दूं आपके पास, जो आपके पास क्या बोलते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट रहता है वो ग्राउंड से रिलेटेड रहता है। जिसमें ग्राउंड नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, इफेक्ट नहीं करेगा वो। तो डू नॉट एग्जिस्ट लाइन टू लाइन करंट। बाकी सब में ग्राउंड है, इसमें भी ग्राउंड है, इसमें भी ग्राउंड है, इसमें भी ग्राउंड है भाई। ठीक है, तो जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है उसमें ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, एक बच्चा है, क्या नाम है, स्मार्ट नंदी, चलो ठीक है। ठीक है भाई, बाकी जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं यहाँ पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जो आपको लाइव सेशन दिखाई दे रहा है मैकेनिकल के चैनल पे दिखाई देगा, बट यार कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरे चैनल पे लाइव हो नहीं पा रहा है, कुछ भी समझ लो, टेक्निकल इशू समझ लो या मेरे से सेटिंग नहीं आती है, वट जो भी समझ लो। किसी बच्चे के लाइव के कमेंट्स आ रहे हैं, चलो देख लेता हूँ। इसने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ट्रांसफॉर्मर। तो मैं बता दूं भाई, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर में कोर होती है ना, देखो क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आपने से करंट फ्लो कराई, इसमें फ्लक्स बना, ये फ्लक्स इसको लिंक कर गया, फिर यहाँ पे आपके पास फ्लक्स के कारण यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E1 होता है, यहाँ पे E2 रहता है। तो तब भी लेकिन हम इसमें कोर देते हैं। कोर क्यों देते हैं? क्योंकि बीच में क्या रहता है भाई, एयर रहता है। अगर मैं कोर ना दूं तो एयर का जो रिलेक्टेंस रहता है, एयर का रिलेक्टेंस का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ना पास करोगे एयर में तो उसका रेजिस्ट ज्यादा होगा। कहने का मतलब इतना अच्छा फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा जितना अच्छा मैं किसके जरिए करूंगा, अगर कोई कोर लगा दूंगा तो। ठीक है,
तो यानी कि फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा जो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाए उसके लिए हम कोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉसेस और रिड्यूस द एडी करंट लॉस और टू प्रोवाइड द सपोर्ट वाइंडिंग और टू डिक्रीज द रिलक्टेंस। तो एयर का जो रिलक्टेंस रहता है ना भाई, एयर का रिलक्टेंस रहता है हाई। ठीक है, और जो आपके पास इसने बोला ना कि कोर का रिलक्टेंस रहता है लो, इसलिए जो प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो दूसरी में चला जाता है इजिली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपके पास? डी। हम चाहते हैं कि जो प्राइमरी में जो फ्लक्स बना है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास सेकेंडरी में जाए। ठीक है, ठीक है भाई, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं मुझे ज़्यादा भी समझ नहीं आ रहा कि ये स्मार्ट वाला तो कमेंट मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो रिलक्टेंस आपका क्या रहता है, जो कोर का रिलक्टेंस रहता है वो कम रहता है, और रिलक्टेंस कम रहने का मतलब यह है कि प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी में ज़्यादा लिंक करता है। रिलक्टेंस लाइक ए रेजिस्टेंस, जैसे हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ऐसे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पास करना है दूसरी साइड तो उसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए। तो इसने बोला डिक्रीज द रिलक्टेंस। ठीक है, इसने बोला कि आयरन कोर का यूज, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एयर जो होती है बीच में, अगर मैं इसके बीच में कोर ना लगाऊं तो इसका रिलक्टेंस हाई होगा, एयर का रिलक्टेंस अधिक रहता है। क्लियर है भाई? चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए आप, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर हम बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, इसने पूछा कि जो कम्यूटेटर है इन डीसी जनरेटर यूज फॉर। तो इसने पूछा भाई जो कम्यूटेटर है डीसी जनरेटर में क्यों यूज करते हैं। तो बता दो, डीसी जनरेटर जो रहता है, कोई भी जनरेटर आपके पास हमेशा प्रोड्यूस करेगा आपके पास। प्लीज सॉल्व 2023 बेटा, अभी 2018 पे हैं, धीरे धीरे 2023 पे भी आएंगे, अभी 2018 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे जो लेवल है ठीक ठाक लेवल का था 2018 का भी, कॉन्सेप्ट वाइज था, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे ही रत्ती भर ऐसे छोड़ दिया है। बट खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे 2023 पे भी हम आएंगे, अभी 2018 को सोल्व कर लें फिर 23 पे भी आएंगे। 2023 में भी आपका मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट से 2 एग्जाम हुए थे, उस पर बात करेंगे हम। धीरे धीरे लेवल बढ़ा भी है और 2023 का लेवल अच्छा खासा था। ऑप्शन सी, कन्वर्ट द एसी करंट टू डीसी, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई आपने नंदी जी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसने डीसी जनरेटर का पूछा है, वाकई कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी टू डीसी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो मोटर के केस में पूछ ले आपसे, ये याद रखना, तो मोटर में बेटा डीसी टू एसी रहता है। मैं ऐड कर दे रहा हूँ इस चीज को, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब तो हमने डिटेल और थ्योरी लेक्चर में ही बता पाएंगे और बता भी रखा है आपके लिए। बैच लेके आइए प्रदीप कुमार, बेटा बैच अवेलेबल है, ऐप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नहीं मिलता तो आप कॉल करके जो गिवन नंबर है उस पर बात कीजिएगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको। ठीक है, तो डीसी टू अगर वो पूछता है, एक बार बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर वो पूछ ले, यहाँ पे इसने पूछा कि डीसी जनरेटर, सिर्फ जनरेटर केस पूछा है। अगर मोटर के केस में पूछता तो डीसी टू एसी। अगर वो मशीन में पूछता, इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन भी पार्ट होते हैं भाई आपके पास। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन आपकी जनरेटर भी है और मोटर भी है। अगर वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन में और उसमें ऐसा ऑप्शन है कि डीसी टू एसी कर रहा है और एसी टू डीसी कर रहा है, तो देन आप ये वाला दोनों ऑप्शन लगाओगे। अगर ऑप्शन है, सारा खेल ऑप्शन का रहता है और ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप कोई गलती नहीं करोगे। कम्यूटेटर का काम क्या है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो मोटर के रेफरेंस में पूछ रहा है या
जनरेटर के रेफरेंस में पूछ रहा है या फिर वो इलेक्ट्रिकल मशीन के रेफरेंस में पूछ रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन के रेफरेंस में पूछ रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन लगाओगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, अगर ना वो मोटर के केस में पूछ रहा है और ना जनरेटर के केस में पूछ रहा है, उसने साफ साफ बोल दिया है कि भाई आपके पास कि हाँ ये कम्यूटेटर का काम क्या है, ना उसने मेंशन किया है कि आपके पास कि वो मोटर है जनरेटर है, देन आपको अगर ऑप्शन में है AC टू DC तो आप यही लगाओगे। इस चीज का ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसने मेंशन नहीं कर रखा है कि ना मोटर है और ना जनरेटर है, तो तब आप यही लगाओगे। अगर स्पेशलाइज कर दिया उसने कि मेंशन कर दिया कि मोटर है कि जनरेटर है, देन आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर मशीन पूछा तो देन ये है, लेकिन अगर मशीन भी नहीं पूछा कि कम्यूटेटर का काम क्या है तो तब आप यही लगाओगे ऑप्शन में है तो, अगर AC टू DC। लेकिन अगर उसमें ये ऑप्शन है कि AC टू DC और DC टू AC, देन आप यही लगाओगे। तो मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्योंकि प्राइमरी लेवल पे ही काम चलता है। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप भेज देना भाई कमेंट बॉक्स में ना, ठीक है। आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, इसने पूछा द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन AC ट्रांसमिशन प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड प्रोपोर्शनल टू करंट। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत पहले भी आए, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उनको पता होगा, ठीक है। देख लो आप सभी लोग जवाब, 7 का ऑप्शन थर्ड है। मैंने गलत लगा दिया क्या? कम्यूटेटर DC जनरेटर ना, DC जनरेटर का मतलब, अच्छा मैंने टिक नहीं किया यहाँ पे। DC जनरेटर के मामले में ये हो गया AC टू DC, बेटा ऑप्शन बी होगा। मैं ज़्यादा डीपली चला गया, ठीक है। कन्वर्टिंग जो DC जनरेटर का काम है, जो जनरेटर में जो हमारे आर्मेचर में वोल्टेज बनते हैं वो AC बनते हैं और AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो C में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। इस सवाल का जवाब दीजिए अब, कौन बच्चा जो इसको देख देख रहा है, ठीक है। इसने पूछा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज टू करंट, ठीक है। हाँ, अब देखो इसने बोला है कि जो वॉल्यूम है कॉपर का AC ट्रांसमिशन लाइन में ना प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो भाई मैं बता दूं, मोटा मोटा से बता रहा हूं मैं, अगर किसी तार से आपको करंट ज़्यादा भेजनी है तो सेम इसको ऐसे ही समझो जैसे किसी पाइप से पानी ज़्यादा भेजना है। तो अगर किसी पाइप से आपको पानी ज़्यादा भेजना है ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ मैकेनिकल के बच्चे भी हैं। सर एप्लीकेशन पर DDA JEE का बेटा कॉल कर लेना, मिल जाएगा आपको कल तक ना, और वो प्लानिंग में लगे हुए होंगे, खैर तो आपको कल तक मिल जाएगा। इसने पूछा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर है ना, वॉल्यूम तो आप समझते होंगे जिसे हम आयतन भी बोलते हैं, तो इसने पूछा है कि जो AC ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रहता है, तो मैं मोटा मोटा बता दूं, अभी बता रहा था मैं, डिस्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे कमेंट ने। जितना आप पानी का, जितना ज़्यादा पानी भेजना है आपको, तो उसी पाइप का आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पानी आपको ज़्यादा भेजना तो एरिया बड़ा करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है, जैसे आपको करंट ज़्यादा भेजनी है ना, तो आपको जो आपके पास वायर है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम समझ लो या उसकी मोटाई समझ लो आप, ठीक है। वॉल्यूम तो बहुत बाद की बात है, उस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये, जितनी ज़्यादा करंट भेजनी उतना उसको मोटा करना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट वो यहाँ भी लागू होगा। इसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर AC ट्रांसमिशन लाइन,
तो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और प्रोपोर्शनल टू करंट। तो भाई वोल्टेज का तो वाकई इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा और करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मैंने बताया कि करंट का साइज जितना ज्यादा पानी भेजोगे, अब क्यों रहता है आपके पास वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ऑप्शन थर्ड कौन सा है? ओनली सी। सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरे को पावर भेजनी ना, तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। टेक्निकल टर्म्स में बेसिक पे जा रहा हूं मैं बिल्कुल। अगर आपको 100 वाट की पावर भेजनी है, कितनी, और वोल्टेज मान लो मेरे पास 50 क्या है वोल्ट है, और करंट मेरे पास 2 एम्पियर है, तो 100 वाट हो गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं नहीं, करंट तो मैं 4 एम्पियर की चाहता हूं, लेकिन वोल्टेज मेरे को 25, ठीक है, इसलिए इसने बोला कि वोल्टेज तो यहाँ रिड्यूस हो गई, इसलिए करंट जो रहती है मेरे पास, और ये पढ़ा भी होगा ना, P इजकल टू वी आई कोस फाई, ठीक है, और I इजकल टू सिंपल सी बात है P अपॉन के V कोस फाई, वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्लियर है। तो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये सब चीजें देखो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, मैंने बता रखे हैं, किस में बता रखे हैं, ये सब सारी की सारी चीजें मैंने तब बता रखी है डिटेल में कि हम वोल्टेज को क्यों हाई करते हैं। भाई आपके घरों में तो 230 से 250 वोल्ट यूज होती है, लेकिन हम जनरेशन कितना करते हैं? 11 केवी का, और फिर ट्रांसफॉर्मर के जरिए स्टेप अप करते हैं उसको, 220 में भी करते हैं, 400 केवी में भी करते हैं, 765 केवी तक करते हैं, 1200 केवी तक करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको घर में तब भी 230 या 250 वोल्ट मिलती है। तो भाई अगर हमें इतनी ही यूज करनी है, उतनी ही वोल्ट पे जनरेट करते 230 या 250 पे, लेकिन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके पीछे कारण एक ही है, ठीक है, कारण एक ही है, इकोनॉमी रीजन है और पावर लॉस रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, खैर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई हो गई। तो भाई मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन कोई गलत नहीं आ रखे हैं, क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक आ रखे हैं और अच्छे खासे लेवल के आ रखे हैं। इसमें कोई आपको हवा नहीं दे सकता है। हवा देने का मतलब है कि हाँ ऐसे ही हल्का फुल्का पढ़ के चले जाओगे आप। तो जिसने मैकेनिकल पढ़ी है वो इलेक्ट्रिकल को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और जिसने इलेक्ट्रिकल पढ़ी है उसे भी मैकेनिकल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसने पूछा कि जो मिलीमेंस थ्योरम है, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इस थ्योरम का यूज होना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड नौकरी का सवाल है, और आमतौर पे जो इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा लेवल पे होती है 4 थ्योरम ही होती है, लेकिन खैर इन्होंने यूज कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें। मिलीमेंस थ्योरम, ठीक है, व्हाट डज, क्या करती है? तो बेसिकली क्या करती है कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल के जितने भी सोर्स रहते हैं, वोल्टेज सोर्स, उनका इक्विवेलेंट बनाती है, ठीक है। और इनका क्या बनाती है भाई? आपके पास इक्विवेलेंट बनाती है, इक्विवेलेंट द वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट द, आपके पास मान लो 10 सोर्स हैं वोल्टेज के ना, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के जो वोल्टेज सोर्स, उनको एक इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। सिमिलर है बिल्कुल जैसे थेवेनिन थ्योरम है और आपके पास नॉर्टन थ्योरम है। नॉर्टन थ्योरम क्या करती है? करंट में कन्वर्ट करती है, और जो थेवेनिन थ्योरम है वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। 8, अच्छा ठीक है, जवाब दे रहे हो आप भाई। अच्छा ये 90 पे आ रही है, चले खैर कोई नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल टू वोल्टेज सोर्स रहती है, जितने भी सोर्सेज हैं उनके एक इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करेगी भाई ये आपके पास। अब बात वो है कि मैं यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता क्या करती है कैसे करती है, ओके, उसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्यों करती है और कैसे करती है। वापस आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। इसने पूछा जो लोड फैक्टर है, देखो ये क्या है ना, ये मैं बता दूं, मैकेनिकल वाले को थोड़े टफ लगेंगे, बट जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उनको काफी इजी लगेंगे। तो लोड फैक्टर, मैं यहाँ पे और क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, क्या होता है लोड फैक्टर? सिंपल सी बात है, क्या रहता है? एवरेज लोड अपॉन के मैक्सिमम डिमांड।
ये रहता है। तो फॉर्मूला देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा। बट ये पूछता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मुझे पता है मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या रहता है भाई आपके पास टाइम के रेस्पेक्ट में ना। मैक्सिमम डिमांड तो कुछ भी हो सकती है आपके पास। ये ले लेते हैं हम, एक ये मैक्सिमम डिमांड है। एवरेज लोड क्या रहता है, जो इस सब का पूरी लाइन का मैं एवरेज निकाल दूं। इतना तो तय है कि एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड से कम ही रहेगा। मैक्सिमम डिमांड का मतलब यह है कि भाई आपके पास एक जनरेटर है, इस पे कितना लोड कनेक्ट है। लोड हमेशा हमारा क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। वेरी क्यों करता रहता है भाई, तो आपका मूड कर रहा है, आपका मूड कर रहा है सर एसी बंद कर दूं मैं, कर दो भाई, लोड कम हो गया। आपका मन कर रहा है कि लोड को ऑन कर दो, तो लोड बढ़ गया है। तो एक सब स्टेशन समझ लो या जनरेटर समझ लो या वट जो भी समझना है समझ लो आप, उस दौरान जो पीक लोड होगा वो मैक्सिमम लोड रहेगा। एवरेज लोड का मतलब कभी ज्यादा हो रहा कभी कम हो रहा। एवरेज तो आप समझते हो, आपके मार्क्स आते हैं कि भाई किसी में 10 नंबर है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, उसका एवरेज निकालते हो। तो बस जैसे एवरेज मार्क्स निकालते हैं ऐसे एवरेज लोड निकलता है आपके पास। तो सेम वही है आपके पास। तो एवरेज, अगर मैं लोड फैक्टर की बात करूं तो मुझे पता चल गया कि एवरेज लोड हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम ही रहेगा। तो अगर ऊपर की वैल्यू कम है और नीचे की वैल्यू ज्यादा है तो लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। तो पूछ लेता वो कि भाई कि जो आपका एवरेज लोड है वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम ही रहेगा, और लोड फैक्टर भी इसलिए क्या है, कम ही रहेगा। ये 1 कब हो सकता है, 1 एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब आपका एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये मेरे पास जनरेटिंग स्टेशन है और इसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो परमानेंट यही कनेक्टेड है, तो इसलिए जो एवरेज लोड है वही मैक्सिमम डिमांड है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन आइडियल कंडीशन में अगर प्रैक्टिकली की बात करें तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम ही रहेगी। क्लियर है, एवरेज लोड अपॉन नंबर। सम्राट नंदी जी, मुझे लगता है कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, वरना मैं इसलिए मुझे इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है क्योंकि ये जो मतलब ये कंटेंट है दोनों ब्रांच के लिए है ना, कि मैकेनिकल को भी समझाना है। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्स ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ट्रांसफॉर्मर को एक्शन चाहिए रिक्वायर्ड, जो ट्रांसफॉर्मर का एक्शन रिक्वायर्ड है वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नो आई एम नॉट इलेक्ट्रिकल, तो फिर बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप इलेक्ट्रिकल के नहीं हो तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी, क्योंकि आपको ठीक ठाक समझ आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। चलो अच्छा, ट्रांसफॉर्मर के एक्शन रिक्वायरमेंट। तो भाई ट्रांसफॉर्मर का देखो, मैं मोटा सा काम बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर की एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है भाई, ठीक है। तो इससे जब मैं करंट पास होता हूँ इसमें फ्लक्स बनता है, ये फ्लक्स दूसरे को लिंक करता है, तो यहाँ पे भी ये फ्लक्स इसको लिंक करता है, तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है E2 और इधर प्रोड्यूस होता है E1, ठीक है। लेकिन ये तभी प्रोड्यूस होता है जब आपकी ना एसी हो। एसी का मतलब जब ये भी इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा जब आपके पास ये जो इनपुट रहेगा ये एसी टाइप रहेगा, क्योंकि एसी टाइप होने पे जब चेंज इन फ्लक्स होता है तो उधर ईएमएफ इंड्यूस रहता है आपके पास। अगर मैं इसको डीसी दे दूं ना, ऐसी डीसी का मतलब बैटरी, तो दूसरी तरफ कुछ भी ईएमएफ बिल्कुल जीरो हो जाएगा भाई, अगर डीसी का केस लोगे तो आप। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को कभी भी डीसी नहीं देते हैं, क्योंकि डीसी दोगे तो आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी भाई, क्योंकि इधर ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है इसकी करंट, सिंपल सी बात है V माइनस की E अपॉन के, इसका डीसी दे रहे हो तो जेड भी क्यों ले, हम रेजिस्टेंस लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स तो हो जाएगी जीरो, तो I इजकल टू V अपॉन के R। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी
और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण इसमें हीट डेवलप होगी और हीट डेवलप होने के कारण ये जल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर भाई कोई दिक्कत होगी ना तो बता देना मेरे को जरा सा भी। इसमें पूछा व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। वैसे तो बहुत सारे पार्ट रहते हैं लेकिन मेन पार्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, सोल्व मल्टीपल टाइम्स 2018 डीडीए। अच्छी बात है बेटा, आपने किया है और उसके बाद भी सोल्व किया है आपने, सो देख रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है आपके पास। मुझे लगता है अगर आपने सोल्व कर दिया होगा, बहुत अच्छा आपने पुराना पेपर लिया होगा तो कंसिडर किया होगा। चलो खैर कोई बात। ठीक है, तो इसने पूछा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, टैरिफ को ऐसे समझो भाई, आपके पास ना फिक्स टैरिफ और आपके पास वेरिएबल टैरिफ। फिक्स टैरिफ को ऐसे समझो कि जो सरकार ने डाल देना इतना तो आपको देना ही देना है, वो फिक्स टैरिफ हो गया। और जो वेरिएबल टैरिफ है ये आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। टैरिफ ऐसे समझो आप अपने मोबाइल में ना रिचार्ज कराते ही कराते हो। चलो अच्छा, इस सवाल का जवाब दो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है इसका। इसने पूछा द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए एंड बी माइनस के 8 वोल्ट एंड द 6 माइनस के 16 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी ए बी। कैपिटल में लिखा लेकिन खैर कोई बात नहीं, वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए और बी। इसने पूछा कि भाई आपके पास दो पोटेंशियल है, एक ए है और एक बी है। इसने बोला कि माइनस के 8 वोल्ट है ए पॉइंट पर और इस पे है माइनस के 16 वोल्ट। तो इसने पूछा कि वी ए बी बताओ, आप बताओ, जो देख रहा है बता पाएगा। बेस्ट एमसीक्यू बुक टेल मी सर। बेस्ट तो बेटा मैं क्या बता दूं, अपनी बोल लेंगे, हर आदमी अपनी को बेस्ट बोलता है। तो आपको हमारे ऐप पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल वाली बुक ले लो और मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल वाली ले लो। मेरा पूरा भरोसा है कि आपका उसी में काम हो जाएगा, क्यों दूसरे को रिफ़र करें। 90% क्वेश्चन तो सभी बुकों के लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सब वट जो भी चीज़ें हैं मिल जाती हैं आपको। चलो अच्छा, इसने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या बोला, वी ए बी बताओ। वी ए बी का मतलब रहता है कि भाई आपने जो मैं बता दूं यहाँ पे मोटा मोटा सा, वी ए बी या वी बी ए पूछता तो दोनों में अंतर बताऊंगा मैं। अगर उसने पूछा कि वी ए बी बताओ तो इसका मतलब है कि भाई आपने वी ए पॉइंट को हायर पोटेंशियल वाला कंसिडर किया है कि जो करंट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो वी ए से वी बी की तरफ हो रहा है। ठीक है, ए से बी की तरफ हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर इसका अब देखो दो पोटेंशियल है यहाँ पे, अगर मेरे को क्या निकालना, वी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो V इक्वल टू रहता है V1 माइनस के V2। दो पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे साइन भी दे दिया, -8 वोल्ट है और -16 वोल्ट है। चलिए खैर कोई बात नहीं, V इक्वल टू V1 माइनस के V2 कर लेते हैं हम, और V इक्वल टू V1 का मतलब माइनस के 8 वोल्ट, और माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने करंट को कंसिडर किया है कि इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो माइनस के 16 वोल्ट, तो V इक्वल टू माइनस के 8 और ये हो गया प्लस के 16, और V इक्वल टू 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना भाई।
ओके 8 वोल्ट है, ठीक है, आपने कर रखा है तो ठीक है। लेकिन मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, किसको हाई करना है किसको लो करना है। हाई का मतलब है, सिंपल सी बात है कि भाई आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को जिधर से करंट पास हो रही है उसको हायर पोटेंशियल मानना है। सेम ऐसे ही समझो कि किस चीज़ को फ्लो कराना है आपको, तो फ्लो तभी होगी जब आपके पास क्या होगा भाई, करंट हाई रहेगी आपके, करंट नहीं सॉरी, जिधर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आर प्लॉटेड बिटवीन। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है आपके पास यहाँ पे बात कर रहा है कि ये ईजी, अगर आपने पढ़ा हो जनरेटर के केस में, इसके जनरेटर के केस में, और लोड करंट, तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वो ईजी वर्सेस आई। ईजी का मतलब है जनरेटेड ईएमएफ और आई का मतलब है आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, इन दो के बीच में। अब ये किस चीज़ से वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक, गुड इवनिंग भाई रानी, सॉरी रजनी प्रजापति, और ऑप्शन डी ईजी है और आई है। नंदी जी आपको तो अच्छी खासी जानकारी है, आप बोल रहे हो कि यार आप मैकेनिकल के हो और इलेक्ट्रिकल के नहीं हो, ये तो खैर डीप जानकारी, या तो आप बहुत मेहनती हो। देखो एक ही कारण हो सकता है भाई, और क्या बोलते हैं आपको। इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर नोन ऑन जनरेटर बस। जनरेटर बस की जो क्वांटिटी है आपके पास, कौन सी जो है आपके पास नॉन क्वांटिटी है, ये इसने पूछा है। तो भाई जनरेटर बस पे दो ही क्वांटिटी मैटर कर जाती है आपके पास। बताओ कौन बच्चा जवाब देगा इसका, कोई देख रहा है तो बताइए भाई। चलिए, वो रहती है आपके पास P एंड Q। P आपके पास आपको बता एक्टिव पावर रहती है, और दूसरी आपके पास रिएक्टिव पावर रहती है। ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है आपके पास। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या होती है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पता होंगी। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है भाई कैपेसिटर का। मैं बता दूं आपके पास, मतलब क्वेश्चन भले आ रखे हो भाई इसमें डी डी ए जेई में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल स्मूथ और सिंपल आ रखे हैं। ठीक है, इसने पूछा कि ए 1 माइक्रो एम्पियर कैपेसिटर है, कनेक्टेड है 12 वोल्ट से, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर। तो इसने बोल दिया भाई कि भाई 12 वोल्ट की कोई बैटरी है और इससे आपके पास एक माइक्रो, ठीक है, फैराड का कैपेसिटर कनेक्ट है। तो आपको पता एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर क्या रहती है, 1/2 हाफ CV², 1/2। कैपेसिटर कितना 1 माइक्रो फैराड, तो 1 माइक्रो फैराड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और V², V कितना है 12 वोल्ट, दैट मीन्स 12 गुना 12। इसे काटोगे तो 2 × 12, 12×6 = 72। 72 × 10⁻⁻6 एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करते हैं हम। तो उम्मीद आ गई होगी आपको समझ में, 72 इंटू या 72 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये बड़ा अच्छा सवाल है, चलो देखता हूँ इसका जवाब कौन अच्छा देगा आपके पास। चलिए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, कौन बच्चा इसका जवाब देगा। ए नेटवर्क हैज 2 ब्रांच है आपके पास, देखते कितने लोग दे पाते हैं। चलो P एंड Q, ओके सर, ठीक है। रजनी ने बी का जवाब दिया है। इसने पूछा है आपके पास कि एक नेटवर्क है, 2 ब्रांच है उसमें, 1 ब्रांच कंटेन द इम्पीडेंस ऑफ Z1, ठीक है,
और एंड द अदर ब्रांच है Z2 इफ द फेड फ्रॉम द AC वोल्टेज सोर्स V, जिसकी वोल्टेज V है और फ्रीक्वेंसी F है, व्हाट डज द करंट थ्रू Z1 डिपेंड ऑन। चलिए भाई आपको मैं बता रहा हूँ, इसने बोला कि दो ब्रांच है आपके पास Z1 और Z2। ओके ठीक है, इसने बोला है मेरे पास ये सोर्स है, सोर्स AC है, AC रहना है और इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है, और इसने पूछा है कि वोल्टेज V है और फ्रीक्वेंसी F है, व्हाट डज द करंट। अब सिंपल सी बात है यार, करंट AC का है केस है I = V/K Z। वोल्टेज हमेशा पता है कि पैरेलल में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इतना तो पता होगा। आपके घरों में भी यूज होती है, कांस्टेंट ही तो रहती है भाई। आपके घरों में सप्लाई आपने देखा नहीं, आपका पंखा और टीवी और सब पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, और उसमें वोल्टेज क्या रहती है आपकी, फिक्स रहती है, वोल्टेज फिक्स रह गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आपके यहाँ कितनी 50 हर्ट्ज यूज होती है। ज़्यादा डिटेल जानने क्यों होती है, कैसे होती है और क्यों करते हैं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लेना नीचे मिल जाएगा लिंक में आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब बेसिकली वोल्टेज कांस्टेंट हो गई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, तो बचती है आपके पास इम्पीडेंस। पैरेलल में वोल्टेज फिक्स हो गई और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गई, तो बचता है आपके पास Z1। तो बेसिकली आपके पास जो करंट डिपेंड करेगी, या तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो, लेकिन इसने वोल्टेज भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज V, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोल्टेज V उतनी ज़्यादा करंट, और दूसरा Z1 क्यों, क्योंकि इसने पूछा कि करंट थ्रू द Z1 में, यानी कि इस वाली इसमें करंट क्या जाएगी I1। तो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगी, या वोल्टेज के और इम्पीडेंस के। कोई दिक्कत VZ1। ठीक है, नंदी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कोई बात नहीं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। इतनी डीपली नॉलेज ना मेरे को, मैं क्या बोलूँ बस आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आप इलेक्ट्रिकल वाले हो खैर वो आपको पता होगी, इजीली लग रहे होंगे, ये बात अलग है। इसने पूछा एक सर्किट है रिप्लेस बाय द थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसने बोला कि भाई आपके पास जो थ्रू द सर्टेन ब्रांच VTH बोल दिया है, दैट मीन्स अब जो इलेक्ट्रिकल वाला होगा या जिसने मैकेनिकल का भी होगा वो पढ़ लेगा। VTH क्या होता है आपके, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, जो लोड को हटाने के बाद लगाते हैं। चलो ठीक है, VTH इसने बोला 10 वोल्ट है, ठीक है सर 10 वोल्ट है। RTH जिसको बोलते हैं हम कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि 10 ओम है। करंट थ्रू द ब्रांच, अब इसने पूछा कि इस ब्रांच के थ्रू करंट क्या आ जाएगी। ब्रांच का मतलब इसने लोड नहीं दिया है, चलो हम इसी को ब्रांच कंसिडर कर ले रहे भाई, इस ब्रांच में करंट क्या आ जाएगी। सिंपल सी बात है, I = VTH/K RTH, और प्लस के RL भी ले सकते हैं हम, बट खैर RL क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसने लोड दिया ही नहीं है, उसने लोड दिया ही नहीं है। बेटा रजनी प्रजापति जी, आपको अलग से बैच ही मिलेगा, ऐप पे जाके देखिएगा। अभी शायद वो जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद वो नहीं बन पाया होगा, बट 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल का बैच। ठीक है, आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएगी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप। तो I = VTH, इसने बोला 10, ठीक। RL तो 0 हो गया, क्योंकि उसने बोला ही नहीं कि भाई, इसने पूछा कि ब्रांच के थ्रू करंट क्या होगी। तो जहां पे हमें पता नहीं है, जहां पे हमें ये नहीं पता है कि भाई लोड क्या है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ रहे हो तुम, शॉर्ट सर्किट का मतलब है RL बिल्कुल 0, तो RL 0 है। 10/RTH बोल दो आप, कितना है भाई 20 ओम है, 20 का मतलब हो गया 0.5, 1/2, 0 से 0, 1/2, 0.5 एम्पियर। तो इसने पूछा है कि ब्रांच विल ऑलवेज बी इक्वल और लेस देन 5 ओम। इक्वल कब रहेगी, मैं बता दूं, इक्वल का केस भी कब रहेगा, जब RL आपका 0 रहेगा। अगर RL को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मान लो 0.001 ओम भी कर दूं,
तब भी आपकी 5 से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस के 0.001 हो जाएगा, तो उससे तो कम ही आएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो बता देना भाई आप। ये देखते हैं, ये सवाल बड़ा और मैं बता दूं ये सारे सवाल क्या है 2018 में आए हुए हैं, और हल्के फुल्के नहीं आए हुए भाई। दिमाग के घोड़े थोड़े से खोल रखे हैं इन्होंने। चलो जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं वो बताइए आपको। इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। मेरा फोन थोड़ा सा हैंग हो गया है। कमेंट तो इसी पे दिखाई देते हैं ना आपको, बट खैर कोई बात नहीं, चलिए। चलिए, अच्छा ऑप्शन ए विल आर इक्वल टू द प्लस देन। हाँ ठीक है नंदी जी। सर DDA के लिए इलेक्ट्रिकल अलग से बैच बेटा ऐप पे मिल जाएगा आपको जल्दी। चलिए, अच्छा इस सवाल का जवाब दीजिए जो बच्चे देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये मैं बता दूं ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस जो 2018 का पेपर है, अभी 23 का इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का डिस्कस करूंगा मैं धीरे धीरे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपके जो भाई मैं देख पाया हूँ इलेक्ट्रिकल के, तो बेसिक पे अगर आप जाओगे ना तो काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें बच्चा वही निकल पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट ना दोनों एंड पे क्लियर रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, और अच्छे नहीं ठीक ठाक हैं यार। अभी देख लेना आप, इसने पूछा है कि गिवन सर्किट में व्यूड फ्रॉम द AB द सर्किट कैन बी रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सर्किट। अच्छा, वैसे देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसने पूछा कि भाई द सर्किट रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सर्किट, और इसने व्यू फ्रॉम AB इस पॉइंट से पूछा A और B। अगर इस सवाल को आपको खत्म करना है सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट में, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये और ये सेम है, बस मुझे इतना पता है। लेकिन ये भी मैटर नहीं करता है, मुझे पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट डिफाइन करना है इसका। और इसने क्या बोल रखा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो भाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस केवल थेवेनिन सर्किट में आता है, थेवेनिन उसमें। चलिए इस पे भी नहीं आता। तो बेसिकली आपको वोल्टेज निकालनी, दैट मीन्स VTH, और दूसरा RTH। VTH थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन RTH हो या RN हो या नॉर्टन जो रेजिस्टेंस होती है, दोनों में सेम ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ से RTH की बात करता हूँ, RTH की अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा सा, हमें पता जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। अगर मैं RTH निकालता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, दोनों पैरेलल में आ गए। और RTH समझ लो या R समझ लो, व्हाटएवर जो भी आपको समझना है समझो, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं। तो 6 गुना 4 और बटे 6 प्लस के 4 पैरेलल का कॉम्बिनेशन, 6 चौक 24 और बटे 10, दैट इज इक्वल टू 2.4। ये ऑप्शन रहना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं क्यों दूसरे ऑप्शन पे जाऊं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सर बी 7 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विद द 2 ओम। हाँ बिल्कुल ठीक है, बता तो रहा नंदी जी, आप तो खैर इलेक्ट्रिकल वाले ही लग रहे हो मुझे। खैर छोड़िए, इस पॉइंट पे आते हैं वापस हम, चाहे इलेक्ट्रिकल के चाहे मैकेनिकल के, बट कॉन्सेप्ट तो हमें समझाना ही, चाहे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो चाहे मैकेनिकल के हो। कहने का मतलब ये है कि 2.4 हो गया, तो मुझे पता है एक में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मैं क्यों जाऊं यार, जब मुझे पता है कि रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट इसका यही रहेगा। लेकिन अगर वो पूछेगा आपसे कि भाई इसने पूछ लिया वोल्टेज, तो मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा। साफ साफ पता चल रहा है मेरे को। ये कितना है, 10 वोल्ट है भाई, और ये कितना है आपके पास, 5 वोल्ट है भाई। मुझे पता है यहाँ की मेरे को वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज, ये एक लूप बन गया है। अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करता हूँ, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज समान हो रहेगी, 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ ट्रांसफर रहेगी, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, और ये भी प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा।
करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होती है। सिंपल सी बात है, जिधर अधिक दबाव रहेगा, सेम ऐसे ही समझ लो जैसे मेरे पास ये चीज़ है कि अगर मेरे इस हाथ का पोटेंशियल ज़्यादा है यानी ताकत ज़्यादा है तो वो इधर धकेलेगा, और इसका ज़्यादा तो इधर धकेलेगा। ऐसा ही केस आपके पास सेम एग्जैक्टली करंट में रहता है कि जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा वो करंट इधर भेजेगा। यहाँ से है, मुझे इसकी वोल्टेज चाहिए भाई, 10 वोल्ट पता है। अब ये देखना है कि ये प्लस है ये माइनस है, मुझे देखना है कि ये दोनों सेम पोलरिटी के हैं, और जहाँ पे सेम पोलरिटी होती है वहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस लूप में मैं करंट निकाल सकता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन I इक्वल टू सिंपल सी बात है 10 माइनस के 5 अपॉन के 6 प्लस के 10, सॉरी 6 प्लस के रेजिस्टेंस में 4 हो जाना है, और 5 बटे कितना हो गया 10, और दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। मुझे पता चल गया इस मैश में करंट 0.5 एम्पियर हो रही, 0.5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रही होगी, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो गया भाई 5, और ये कितने रेजिस्टेंस है 6, तो 5 छंग 30, 3 वोल्ट हो जाएगा 0.5 और इंटू 6 3 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है प्लस माइनस, तो सिंपल सी बात 10 माइनस के 3 वोल्ट 7। बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, ये KVL लगाया, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। मैं दूसरे ऑप्शन पे भी चला गया, हालांकि अगर आप में दिमाग होगा तो पॉइंट इतने पे ही, ये 2.4 वोल्ट पे ही काम हो जाएगा आपके पास। यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, तो इसलिए आपको 7 वोल्ट भी निकालना पड़ेगा भाई। क्लियर है? तो कितनी है, इतना। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निकाल के बता सकते हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। और जो बच्चे देख रहे हैं उनको अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो पूछ लेना भाई। इसने पूछा कि दो कोइल्स है आपके पास, सेल्फ इंडक्टेंस है आपके पास 10 मिली हेनरी और 40 मिली हेनरी, म्यूचुअली कपल्ड है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस? इसने पूछा कि मैक्सिमम पॉसिबल इंडक्टेंस, तो मैं ये रहता है आपके पास मैक्स, जो म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला रहता है K इजकल टू अंडर रूट में L1 इंटू L2। के इस चीज को डिफाइन करता है कि वो उस, भाई देखो म्यूचुअल कैपेसिटेंस वो इंडक्टेंस क्या रहता है कि भाई इसका इंडक्टेंस इससे लिंक कर रहा है, अगर इसका 100% फ्लक्स लिंक कर रहा है तो दैट मीन्स के की वैल्यू क्या रहती है 1। और इसने पूछा कि मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मैक्सिमम पूछ रहा है, तो यानी कि इसकी 100% कैपलिंग पूछ रहा है, तो के की वैल्यू इसने क्या 1 कंसिडर कर दी, जो ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो m इज इक्वल टू के की वैल्यू 1, क्योंकि ये चाह रहा मैक्सिमम, तो L1 की वैल्यू ये L1 हो गया, और ये L2, दो इंडक्टर है बेसिकली, इंडक्टर का मतलब ये हो गया भाई लो L1 और L2, इसका भाई मैक्सिमम जो है आपके पास फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है, तो के की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो गया 10 मिली हेनरी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन मिली हेनरी में दे रखा तो कर ही नहीं रहा मैं। 40 400, ठीक है, इंटू 1 गुना 20, तो मिली हेनरी समझ लो आप। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालोगे तो यही हो जाएगा मिली हेनरी, तो 20 मिली हेनरी। किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे और आ जाते हैं भाई। आपके पास दो वाइंडिंग, मुझे दिख रहा हो सकता है तुम्हें ना दिखे, बट खैर कोई बात नहीं। इसने पूछा कि दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है आर डिजाइन एज, जो दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। कहाँ गायब है भाई? चलिए दिख ही नहीं रहा मेरे को लाइव कोई, कभी दिखते हैं कभी दिखते नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं।
दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं भाई? आपके पास एक कोर रहती है, एक वाइंडिंग इधर रहती है, इसको प्राइमरी 1, इसको प्राइमरी 2। किस तरीके से डिजाइन किया जाता है? प्राइमरी एंड एचवी वाइंडिंग, प्राइमरी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग नहीं, एचवी एंड एलवी वाइंडिंग इक्वल टू वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंडरी एंड एलवी वाइंडिंग ये भी नहीं है रहा, एंड एलवी वाइंडिंग्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। समझ भाई, सिंपल सा है, जब भी ट्रांसफॉर्मर को डिसाइड करते हो आप, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, या ये एचवी वाइंडिंग भी हो सकते हैं या ये एलवी वाइंडिंग। एच एलवी का मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी का मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। जब ट्रांसफॉर्मर को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी में हम क्या रखेंगे? एलवी रखेंगे, और सेकेंडरी में हाई वोल्टेज। लेकिन जब हाई वोल्टेज को एलवी में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइमरी को हम एचवी रखेंगे और सेकेंडरी को लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये डिपेंड करता है आपके पास कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मर को हम एलवी से एचवी भी यूज़ कर सकते हैं और एचवी से एलवी भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन और कंडीशन क्या है। क्लियर है भाई? तो सर बी, एचवी एंड एलवी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने पहले ही जवाब दे दिया है। ठीक है, आपने शायद ये पेपर सॉल्व किया हो भाई। तो यहाँ पर तो हमने आज 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है कि सर इसमें डाउट था, अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे और आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। या इससे अलग और भी कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में कंसिडर करेंगे और इससे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अभी 2018 के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। कहने का मतलब पेपर इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, इससे पता चल सके आपको बेसिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और मशीन से कितने आए हैं, पावर सिस्टम से कितने आए हैं और मेजरमेंट से कितने आए हैं। जहाँ तक मैं देख पाया हूँ अभी तक बेसिक से और मशीन से क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कल डिसाइड करेंगे, कल सॉल्व करेंगे उसको इसी टाइम और इसी तरीके से। और जिसको अगर कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है तो कॉल करके पूछ सकता है। हो सकता है अभी नहीं बनाया गया हो, बट आपको पता चल जाएगा कि वो शायद हो सकता है कि कंटेंट कॉपी वॉपी करना पड़ता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हैं जो पहली बार देख रहे हैं और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे बुक का हो चाहे कोर्स का हो, आपको सारे मिल जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तब भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कॉल कर लीजिएगा नंबर पर, उसमें आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मिलते हैं।